नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल है साथियों। मैं हूं विवेक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये विशेष प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ, जहां हम आप लोगों के लिए पुराने प्रश्न पत्रों का बिंदुवार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे देखकर, जिसको एनालाइज करके आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं और धार दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके दूसरे चरण में हम अधिगम के विभिन्न पक्षों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अधिगम की जो यूनिट है उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं। तो आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे, अधिगम से जुड़े हुए विषय पर ही बात करेंगे। अधिगम के जो संप्रदाय हैं, माफ़ कीजिएगा, साइकोलॉजी के जो संप्रदाय हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के ऊपर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के सवाल उनसे बनते आए हैं। आइए, इससे पहले कि हम बढ़ें, सबसे पहले हम एक बहुत सरल सा सवाल देखते हैं जहां से हमें यह पता चलेगा कि आज के हमारी कक्षा की दिशा क्या होने वाली है। सवाल बहुत सरल है कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकती हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? किस प्रकार की ऊर्जा? सकारात्मक और नकारात्मक, ये दो प्रकार की उत्तेजनाएं हैं और ये छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकती हैं। ये बात कौन से मनोवैज्ञानिक कहते हैं और ये कौन से मनोवैज्ञानिक इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? चार हमारे पास ऑप्शन है: मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक। इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना होगा, दो चीज़ों के ऊपर विचार करना होगा, विमर्श करना होगा कि आखिर ये बात किसकी हो रही है। ये मानवतावाद, ये व्यवहारवाद, ये संज्ञानवाद, संज्ञानात्मक, क्या चीज़ है ये? तो यहाँ से साथियों मैं आपको एक बहुत छोटी सी यात्रा पर लेके चल रहा हूँ और बहुत सरलता से हम कुछ बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस जगह पर जो ये प्रश्न है वहाँ पर एक शब्द आता है जिसे कहते हैं संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिन्हें हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं संप्रदाय का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग जो मनोविज्ञान में रुचि लेने वाले थे, मनोविज्ञान में रुचि रखते थे और उन लोगों में से लाइक माइंडेड, एक जैसी विचारधारा वाले लोगों ने अपना एक समूह बनाया और अपने ऊपर उन तथ्यों के ऊपर विचार करना शुरू किया। करीब करीब 7 ऐसी स्कूल्स कही गई हैं और हम एक बार हल्का सा एक ब्यौरा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जिस स्कूल की हम बात करते हैं वो है स्ट्रक्चरलिज्म, या जिसे संरचनावाद भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो है वो विलियम वुंट द्वारा की गई थी। विलियम वुंट, उनके एक स्टूडेंट थे टिचनर, और ये बात करते हैं संरचना की। टिचनर की भी एक स्टूडेंट थी वॉशबर्न, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एनिमल माइंड। 1908 में ये किताब लिखी गई थी, बहुत शानदार किताब थी। और वॉशबर्न जो है वो पहली महिला थी जिन्हें साइकोलॉजी में PhD होने का गौरव हासिल हुआ। यहां से होते हुए जब हम अगली स्कूल में, अगले संप्रदाय पर पहुंचते हैं, तब हम पहुंचते हैं प्रकार्यवाद पर। मैं एक हल्का सा आपको ब्यौरा दे रहा हूं, उसके बाद हम इस सवाल तक पहुंचेंगे। प्रकार्यवाद क्या है साथियों? प्रकार्यवाद को फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है। ये कहते हैं कि कोई भी चीज जो है जिस तरह से क्रिया करती है उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल होगा। चाहे मनोविज्ञान की बात हो रही है, चाहे व्यक्ति के मन की बात हो रही है, चाहे व्यक्ति के मस्तिष्क की बात हो रही है। और विलियम जेम्स ने इसका प्रतिपादन किया। किस प्रकार से वो ये बात कहते हैं? आप देखिए, जैसे ये LED बोर्ड है जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। LED बोर्ड पे अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ये एक बोर्ड के रूप में काम आ रहा है। थोड़ी देर बाद हो सकता है इस पे कोई मूवी चला दी जाए, या हो सकता है इसके साथ एक कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल होने लग जाए। तो इस प्रकार से आपके जो फंक्शनलिज्म वाले जो लोग थे, जिनको आप प्रकार्यवाद के जो लोग कहते हैं, वो इस तरह की बात करते थे। फिर एक और स्कूल आती है जिसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद, जिसके जनक थे ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोसर्जन जिनको हम सभी सिगमंड फ्रॉइड के नाम से जानते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण और खास तौर पर आपकी रीट की परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्कूल आती है,
उस स्कूल की चर्चा करते हैं जो बात करती है व्यवहारवाद की, बिहेवियरिज्म की, जिसने बहुत शानदार तरीके से अपने से पहले जो स्कूल्स थी उनको नकारा और कहा कि आपकी जो अप्रोच है उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है। यह बात किसने कही थी? और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब यहां से हम आज अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिहेवियरिज्म क्या है, बिहेवियरिज्म के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और क्यों बिहेवियरिज्म महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अमेरिका का एक समूह था, विश्व युद्ध के बाद एक साथ इकट्ठा हुआ और बात करने लगे ये लोग मनोविज्ञान में व्यवहार के महत्व की। और इनके जनक थे, इस विचारधारा के जो जनक थे उनको आप कहते हो जॉन बी वॉटसन। जॉन बी वॉटसन, जिनका एक बेहद महत्वपूर्ण कथन जो है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो कहते हैं कि गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स वेल फॉर्म्ड एंड माई ओन स्पेसिफाइड वर्ल्ड इन विच टू ब्रिंग देम अप in, and I'll guarantee to take anyone at random and train him to become any type of specialist I might select. Doctor, lawyer, artist, merchant chief, and yes, even beggarman and thief, regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors. ये कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ नवजात शिशु दीजिए और मैं उन्हें जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। मैं उन्हें डॉक्टर बना सकता हूं, मैं उन्हें लॉयर बना सकता हूं, वकील बना सकता हूं, मैं उन्हें मर्चेंट चीफ बना सकता हूं और हां, मैं चाहूं तो उन्हें भिखारी भी बना सकता हूं और चोर भी बना सकता हूं। यानी खास तौर पर इन्होंने आनुवांशिकता का जो सिद्धांत था, व्यक्ति के निर्माण में आनुवांशिकता का जो योगदान था, उसको सिरे से नकार दिया और कहा कि जो कंडीशनिंग है, जो व्यक्ति का व्यवहार है, व्यक्ति को किस तरह से नर्चर किया जाता है, उसका किस तरह से परिष्कार किया जाता है, यही सबसे बड़ा महत्व निभाता है, यही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी व्यक्ति के निर्माण में। ये बात जॉन बी वॉटसन ने की थी और जिस सिद्धांत का प्रतिपादन, जिस सिद्धांत का प्रवर्तन इन्होंने किया, उस सिद्धांत को हम बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। इसके लिए इन्होंने एक बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसे लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से हम जानते हैं और उस लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट को हम अभी पढ़ने की, हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हाल जानते हैं कि ये बिहेवियरिज्म की बात कहते क्यों हैं। ये कहते हैं, ये बिहेवियर की यानी व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और कैसे अध्ययन करते हैं? ये बरही दृष्टि के जरिए करते हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन के जरिए करते हैं। और एक्सट्रोस्पेक्शन का मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया और फिर उससे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। अब किसी और के व्यवहार का अध्ययन करने का मतलब, ये देखिए मैं बहुत सरल तरीके से चीजें समझा रहा हूं आपको, लेकिन आपको इनको क्लिप करना है, ग्रैब करना है, क्योंकि यहीं से चीजें आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। मैंने क्या बात कही? जॉन बी वॉटसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवहारवाद का प्रवर्तन किया। व्यवहारवाद के प्रवर्तन में इन्होंने एक थ्योरी दी, एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत बार परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा भी गया है कई दफा कई परीक्षाओं में। कहते हैं मुझे 1 दर्जन जो है स्वस्थ नवजात शिशु दीजिए और मैं उन्हें जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। यानी ये सीधे सीधे आनुवांशिकता के रोल को, आनुवांशिकता की भूमिका को नकार देते हैं। ये कहते हैं व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। और कैसा अध्ययन? अध्ययन होगा एक्सट्रोस्पेक्शन से, बहिर्दृष्टि से। और ये कैसे होगा? ये होगा उस व्यवहार का अध्ययन जिसे मेजर किया जा सके, जिसे मापा जा सके। याद रखिएगा, ये उस व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं जिसे मेजर किया जा सके, जिसे मापा जा सके। तो ये कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार के सभी सवालों के जवाब देते हैं। और जितने भी हम थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे पावलोव की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, हम थॉर्नडाइक को जब पढ़ते हैं, हम हल को जब पढ़ते हैं, ये सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं बिहेवियरिस्ट थे और ये सभी व्यक्ति इंस्पायर्ड थे कहीं ना कहीं इस थ्योरी से। इस विचारधारा का कहीं ना कहीं प्रभाव इन लोगों के अध्ययन पर मिलता है, जो साफ तौर पर कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ जन्मजात जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जिस तरह का नर्चरिंग उसकी होगी, जिस तरह की कंडीशनिंग उस व्यक्ति को मिलेगी, जिस तरह का परिवेश उस व्यक्ति को मिलेगा, जिस तरह का की परवरिश उस व्यक्ति को मिलेगी, वैसा वो व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर एक चीज पे।
सवाल पे। सवाल कह रहा है सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं। आपको याद हो तो हमने 2 रोज पहले एक लेक्चर लिया था और उस लेक्चर में सबसे पहले हमने उद्दीपक को लेकर एक प्रश्न किया था। तो उद्दीपक अपने आप में एक उत्तेजना ही है। हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है, हम साइकोलॉजी को जब पढ़ते हैं तो हम उत्तेजना को भी रट लेते हैं, उद्दीपक को भी रट लेते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझिए चीज़ों को। जितना चीज़ों को समझेंगे, जितना उन चीज़ों को आसपास की दुनिया की चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उतना आसान बन जाएगा सब कुछ। तो ये कह रहे हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करते हैं। और ये बात कौन से मनोवैज्ञानिक कहेंगे? जाहिर सी बात है, इनसे पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक आए थे वो कुछ और ही बात कर रहे थे। जैसे प्रकार्यवाद की जैसे हमने बात की, वो कुछ और ही बात कर रहे थे, या हमने संरचनावाद की बात की, वो कुछ और ही कह रहे थे। कुछ और भी हैं जिनको हम बहुत ब्रीफ में जब हम उस जगह तक पहुंचेंगे तब हम उनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सकारात्मक नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक इस बात का प्रवर्तन करता है? तो जाहिर सी बात है, व्यवहारवादी जो हैं वो इस मत का प्रवर्तन करते हैं। 3 ऑप्शंस और हैं, जैसे मानवतावादी हैं। तो हम जानते हैं कि कार्ल रॉजर्स जो हैं वो इस विचारधारा के प्रवर्तक थे और आध्यात्मिक गुरु इस विचारधारा का अब्राहम मास्लो को कहा जाता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। या फिर जब हम संज्ञानात्मक विचारधारा की बात करते हैं तो ये लोग सोच की बात कहते हैं। ये मिलर और ब्रूनर जो है उन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? रीट लेवल 2 2017 में यह सवाल आया था। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर, इनमें से कोई नहीं। आप में से कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, कई विद्यार्थी जो जी में आया टेक रहे हैं, थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर। अब ध्यान से सुनिए इस सवाल को। रीट लेवल 2 2007, ध्यान से सुनिएगा, आज के लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस वक्त। रीट लेवल 2 2017 का ये जो सवाल है, इसे जानने समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंग्रेजी संस्करण पर जाना पड़ेगा, जहां कहा गया कि इंसाइटफुल थ्योरी जो है, इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो किसके द्वारा दी गई है? बहुत सी पाठ्य पुस्तकों में, बहुत से किताबों में, इधर उधर, किताबों का मतलब मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूं, स्टैंडर्ड किताबों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इधर उधर की जो किताबें आप लोग पढ़ते रहते हैं उनमें इंसाइटफुल वर्ड कई बार लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन मजेदार बात यह है इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग जैसी कोई थ्योरी है ही नहीं। और परीक्षक ने भी उस साल इस परीक्षा में इस प्रश्न में यही पूछ लिया कि इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है। इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग कोई थ्योरी है ही नहीं। हां, एक थ्योरी दी हुई है जिसे इंसाइट थ्योरी कहा जाता है। इंसाइट थ्योरी, इस थ्योरी का प्रतिपादन जो है वो कोहलर ने किया है। लेकिन जब हम हिंदी में पहुंचे, जब हम हिंदी ट्रांसलेशन में गए तो बात कही गई थी कि व्यवहारिक सिद्धांत की बात बताओ। अब व्यवहारिक सिद्धांत का मतलब कुछ व्यवहारवाद की बात हो रही है, इसका मतलब जेबी वॉटसन की बात हो रही है। या फिर हम पावलोव पर जा सकते हैं, क्योंकि व्यवहारवाद या व्यवहारिकता के सिद्धांत की बात कह रहा है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये प्रयास के ऊपर जोर दे रहा है, ये कंडीशनिंग के ऊपर जोर दे रहा है। पावलोव को हम अभी जस्ट थोड़ी देर में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ना तो ऑप्शन में पावलोव है, ना ऑप्शन में वॉटसन है। इसलिए ये जो प्रश्न है जिसका आप जो जी में आए उत्तर मार रहे हो, इस प्रश्न में सभी विद्यार्थियों को बोनस मिला था। समझ गए? ध्यान से लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सवाल आया था और क्या उससे जुड़े हुए तथ्य थे।
अब आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगले सवाल से जुड़ी हुई थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। हम अभी पावलोव की बात कर रहे थे, तो पावलोव जी ने क्या किया, कैसे किया और क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि साल 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार जीत लिया। तो पावलोव साहब कौन थे? एक रशिया के यानी रूसी शरीर के वैज्ञानिक थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर का अध्ययन करते थे, डॉक्टर नहीं थे, शरीर के ऊपर अध्ययन करते थे। और कहते हैं कि एक बार ये पाचन क्रिया की जो व्यवस्था है हमारे शरीर में उसका अध्ययन कर रहे थे, और खासतौर पर जिस तरह से लार का निर्माण हमारे शरीर में होता है उसके ऊपर इनका अध्ययन चल रहा था। लेकिन वो अध्ययन फिजियोलॉजी की दृष्टि से तो बहुत कारगर साबित हुआ ही हुआ, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साइकोलॉजी की दृष्टि से एक क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। और 1904 में पावलोव साहब ने नोबेल पुरस्कार जीत लिया। पावलोव साहब ने क्या किया? एक कुत्ते के साथ उन्होंने, इस टॉमी के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सरल तरीके से हम पावलोव के इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे और समझेंगे कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग, ये शास्त्रीय अनुबंधन होता क्या है। पावलोव का एक्सपेरिमेंट समझने के बाद हम अपने जीवन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये चीज समझ में आएगी। तो इन्होंने क्या किया कि कुत्ता जो था उसके मुंह पे एक इस तरह की मशीन यहां पर फिट करी, जिससे उस कुत्ते के जो लार है वो उस एक बक्से में, एक डब्बे के अंदर जो है वो कलेक्ट हो रही थी, इकट्ठी हो रही थी। जब कुत्ते को भोजन परोसा जाता तो एक घंटी बजाई जाती। सरल तरीके से समझ रहे हैं बिल्कुल। अभी मैं कोई भी इसमें स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया और वगैरह वगैरह जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं बहुत सरल शब्दों में हम इसे समझने की कोशिश करें। तो पावलोव साहब ने क्या किया, एक ये जो कुत्ता था इसको जब भी भोजन दिया जाता तो एक घंटी बजाई जाती। अब घंटी बजाई जाती तो धीरे 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 कुत्ते को ये लगने लगा कि घंटी बजना एक संकेत है मुझे भोजन मिलने का। घंटी बजना एक संकेत है मुझे भोजन मिलने का। और धीरे धीरे इस चीज को उसने जैसे समझा, जैसे परसीव किया, तो एक आध बार पावलोव साहब ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, ये रोटी तो दी नहीं उसे और यूं ही घंटी बजा दी। और देखा कि जब यूं घंटी बजाई गई तो उस कुत्ते के मुंह से लार आनी शुरू हो गई। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एग्जाम्पल है, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। I.P. पावलोव जो हैं वो इसके प्रवर्तक हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। दो शब्द मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा यहां पे। पहला शब्द है अनकंडीशनल स्टिम्युलस, या जिसे मैं हिंदी में कहूं तो मैं कह सकता हूं स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशनल स्टिम्युलस। अनकंडीशनल स्टिम्युलस है तो इसके प्रति जो रिस्पॉन्स आएगा, जो अनुक्रिया आएगी, वो भी स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। तो मैं यहां लिख देता हूं स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी भोजन आना एक स्वाभाविक उद्दीपक है और उस भोजन को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाना ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, सहज प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्त्यात्मक एक व्यवस्था है जो सभी जीव जंतुओं में होती है। दूसरा उन्होंने क्या किया, न्यूट्रल स्टिम्युलस, जिसे या तो हम अस्वाभाविक उद्दीपक कह दें या तटस्थ उद्दीपक कह दें, जो भी चाहे वो कह सकते हैं। यह स्वाभाविक नहीं है, यह प्राकृतिक नहीं है। घंटी बजा दी हुई और सोचा कि घंटी बजावना देखा ओ के करे, ओ मुंडो फेर लियो, ओ बोले रोटी ले आओ, फालतू की टाली में ना बजाओ। समझ गए बात को? तो एक स्वाभाविक उद्दीपक था जिससे स्वाभाविक अनुक्रिया में हुई, एक न्यूट्रल तटस्थ उद्दीपक था जिससे कोई क्रिया नहीं हो रही थी, कोई अनुक्रिया देखने को नहीं मिल रही थी। अब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। क्या किया गया एक्सपेरिमेंट में? एक्सपेरिमेंट में जब भी खाना दिया जाता घंटी साथ में बजाई जाती।
जब भी खाना दिया जाता तो घंटी साथ में बजाई जाती, दोनों चीजें एक साथ होती थी। एक साथ हुई तो जो अनुक्रिया हो रही थी वो स्वाभाविक थी। याद रखिएगा, कई बार ये सवाल इस तरह से, कौन सी अनुक्रिया स्वाभाविक है, कौन सी अस्वाभाविक है, कौन सी तटस्थ है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। स्वाभाविक अनुक्रिया, क्योंकि भोजन देख रहा है, वो जो टॉमी है वो भोजन देख रहा है और भोजन को देख के वो ये चीज समझ रहा है कि भोजन आया है, लार ऑटोमेटिकली उसके मुंह से बाहर आ गई और उस वक्त घंटी भी बजाई जा रही है। तो धीरे धीरे उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है, इन चीजों को एक साथ कंसीव करना शुरू कर देगा कि अच्छा ये एक जैसी ही चीजें हैं दोनों। अब यहां पर खेल शुरू होता है। इन्होंने क्या किया, भोजन उस बच्चे के, उस कुत्ते के सामने परोसा नहीं और केवल अस्वाभाविक उद्दीपक वहां पर रखा गया। कंडीशनल उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक वहां पर रखा गया और देखा, कोशिश की कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, इसकी क्या अनुक्रिया होती है। तो अनुक्रिया वही हुई जो पहले हो रही थी, मुंह से लार आई और इस अनुक्रिया को नाम दिया गया अस्वाभाविक अनुक्रिया। कई बार परीक्षा में शब्द अलग दे देता है वो, तो आप अंग्रेजी के शब्दों को भी याद रखिएगा क्योंकि उनमें चेंजेस बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है, वो एज इट इज यूज होते हैं। तो अनकंडीशनल स्टिम्युलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिम्युलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिम्युलस, नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कंडीशनल स्टिम्युलस तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। यहां पर जो स्टिम्युलस है वो कंडीशनल भी है और अनकंडीशनल, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं यहां पे, देखिए। और अब यहां पर जब कंडीशनल स्टिम्युलस दिया गया तो जो रेस्पॉन्स आया वो कंडीशनल रेस्पॉन्स आया। माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से आप इस उदाहरण से बहुत सरल तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे। अब आइए इसको हम अपने आम जीवन के कुछ उदाहरणों से क्लियर करने की कोशिश करते हैं और वहां से ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर होगी। हम सबके पास एक मोबाइल फोन होता है, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है और सभी उसमें का कोई पैटर्न लॉक जैसा कुछ रखते हैं, कुछ ऐसा पासवर्ड सा बना के रखते हैं। कई वो ऐसे उंगली फिराते हैं और पेंटिंग सी बन जाती है उसमें और फिर आपका मोबाइल का स्क्रीन खुल जाता है, स्क्रीन लॉक खुल जाता है। आपने ज़रूर अपने ज़िंदगी में एक या दो बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आपका जो मोबाइल का जो पैटर्न है, आपको याद है कि मेरे पैटर्न, मेरा यू बना हुआ है या एल बना हुआ है या ऐसे मकान सा बना हुआ है, जो भी है। आपके हाथ में अचानक आपके किसी दोस्त का या परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल फ़ोन आया हाथ में और आपको पता नहीं, दिमाग में एकदम सबकॉन्शियसली आपने चाहा कि इस मोबाइल फ़ोन का मैं स्क्रीन लॉक खोलूं और आपके हाथ ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल का पैटर्न है उस तरीके से चलने शुरू हुए। काफी बार ऐसा होता होगा। ये उदाहरण है इसी चीज का, इसी स्थिति का। जब स्वाभाविक उद्दीपक जो था उसके लिए अनुक्रिया स्वाभाविक हो रही थी आपके हाथों की। आपका मोबाइल फोन का जब स्क्रीन का वो जो पैटर्न आपके सामने आता था, 1 2 3 4 लिखा हुआ आता था, तो एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती थी। लेकिन एक अलग चीज जब उसके सामने आई जो बिल्कुल वैसी ही थी, तो आपकी अनुक्रिया जो थी वो बिल्कुल उसी तरह की हुई। जैसे कई बार आपने देखा होगा पब्लिक में कोई वो रिंगटोन बजती है जो आपके मोबाइल की है, तो आप अपना मोबाइल टटोलना शुरू कर देते हैं कि अपड़ो तो कौन बाज रहे हो कटे। सेम पैटर्न, सेम चीज। या कई बार आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी जो हैं स्कूल के अंदर जब घंटी बजती है और बच्चे जो हैं वो लंच के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कूली जीवन का एक बहुत शानदार उदाहरण है ये बिल्कुल पावलोव वाले उदाहरण जैसा ही है। घंटी बजती है, स्कूल में इंटरवल होता है तो बच्चे खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 15 अगस्त की रिहर्सल चली या कुछ चली और स्कूल में घंटी बजी नहीं, खेल घंटी, कुछ और ही कार्यक्रम चलते रहे। अब उन बच्चों को उस वक्त भूख लगने लग जाती है कि यार वह घंटी कौन बजी यार है, यहाँ क्यों हो। तो ये जो चीज़ है, ये कुछ बहुत सहज उदाहरण है जिनके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि पावलोव का जो ये एक्सपेरिमेंट है ये दरअसल कहना क्या चाहता है।
हम जानते हैं कि इसको और आगे से समझते हैं। तो पहली चीज थी, भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक की तरह सामने आया और उसके लिए जो अनुक्रिया हुई, जो लार जब आई मुंह से, वो भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। फिर घंटी की आवाज जो थी वो दी गई, सिर्फ घंटी की आवाज दी गई। ये एक अस्वाभाविक उद्दीपक, या इसे हम तटस्थ उद्दीपक भी कह सकते हैं। अब जो कुत्ता था उसने देखा ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं घंटी की आवाज के लिए रिएक्ट कैसे करना है, उसके लिए अनुक्रिया कैसी देनी है। फिर घंटी की आवाज और भोजन, यानी एक अस्वाभाविक उद्दीपक और एक स्वाभाविक उद्दीपक दोनों एक साथ लगे। अब जो रिस्पॉन्स आया, लार जो आई, वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी, भोजन भी साथ में था। और फाइनली अंततोगत्वा जब भोजन को हटा दिया और केवल घंटी की आवाज उस बच्चे को सुनाई, उस डॉग को सुनाई दी गई, तब जो रिस्पॉन्स आया, जो लार आई मुंह में से, वो एक अस्वाभाविक अनुक्रिया थी। ये एक तरह का पैटर्न है जिससे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। वॉटसन ने भी इस पे काम किया, क्लासिकल कंडीशनिंग पे। वॉटसन ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट था पावलोव का जो हम अभी देख रहे थे। और अब बात करते हैं वॉटसन की। वॉटसन ने क्या किया, तो वॉटसन ने अपनी जो पत्नी थी रिन, उनके साथ मिलकर अपना जो नवजात शिशु था अल्बर्ट, उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्या किया, अल्बर्ट जो है उसको चूहों के साथ, सफेद चूहों के साथ खेलने का एक शौक था। अल्बर्ट चूहों के साथ खेलता था। सफेद चूहे आपने देखे होंगे, बहुत प्यारे से होते हैं, डेलिकेट से। अल्बर्ट को सफेद चूहों के साथ खेलने का शौक था। और अल्बर्ट जब उन सफेद चूहों के साथ खेल रहा था तो वॉटसन साहब ने क्या किया, पीछे से कोई डरावनी सी आवाज निकाली। डरावनी आवाज निकाली तो अल्बर्ट डर गया तो बोले भागो बेटा से। एक चीज 3-4 बार, 5-7 बार, 10-12 बार वापिस ऐसा एक के बाद एक किया गया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले जो वो चूहा जिसके साथ एक अजीब सी डरावनी सी ध्वनि निकाली जा रही थी, उसको देख के अल्बर्ट डर रहा था, बाद में अल्बर्ट का चूहों को देखकर डर पैदा हो गया। अल्बर्ट जो है वो चूहों को देख के डरने लग गया। और अल्बर्ट भाई यहीं पर नहीं रुका, अल्बर्ट भाई हर सफेद चीज को देख के डरने लगा। फिर चाहे वो खरगोश हो, चाहे कोई फर वाला कोई कपड़ा हो, कोई गुड़िया हो जिसमें काफी फर लगे हुए हों, चाहे कोई बुजुर्ग आदमी की डाडी हो, वो ऐसी हर चीज को देख के डरने लगा, जिसको देख के उसका दिमाग ये रिस्पॉन्ड करता था कि ये उस चूहे जैसी है जिसके साथ जब तू खेल रहा था ना भाई, तो बहुत डरावनी आवाज आई थी। ये वॉटसन का अपनी पत्नी के साथ एक बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट है। इसे समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसे जानने के बाद हम पावलोव और वॉटसन के एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए कुछ बेहद महत्वपूर्ण संप्रत्तियों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक आपको यह एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह से लार का निर्माण होता है और उसका किस तरह से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयोग है, जहां तक अधिगम की बात है, जहां तक सीखने की बात है। क्या है ये सारे संप्रत्यय, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस का जो समय है, समय का जो अंतराल है, वो बहुत कम होना चाहिए। और कम का मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हार्गेनहान ने एक एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें जो आदर्श समय है, किस चीज में आदर्श समय, भोजन परोसने में और उसके साथ सीटी बजाने में जो आदर्श समय है वो 0.50 सेकंड है। इससे ज्यादा का समय अगर होगा, इससे ज्यादा का अंतर अगर दोनों में होगा, कंडीशनल स्टिमुलस में और अनकंडीशनल स्टिमुलस में, यानी आपके स्वाभाविक उद्दीपक में और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों में अगर
अंतर जो है वो इससे कम या ज्यादा हुआ तो हो सकता है वो कुत्ता जो है वो रिस्पॉन्ड ना करे। दूसरी चीज, उद्दीपन सामान्यीकरण, ये क्या होता है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन। हमने अभी अल्बर्ट का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें एक बात पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि अल्बर्ट अंत में सिर्फ चूहों को देखकर ही नहीं डरता था। अल्बर्ट भाई चूहों के साथ साथ खरगोश को देख के भी डरने लग गया, सफेद गुड़िया को देख कभी वो भाई डर लाग गो, वो कोई बूढ़ा आदमी देख तो जी का दौड़े डाडी भी न भी देख डर लाग गो, और भाई बेजान डर तो सो क्या छू। तो ये उद्दीपन सामान्यीकरण होता है कि इस प्रकार का उद्दीपन अगर आए और उसके लिए अगर इस प्रकार की अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया अगर मिल रही है, तो उस उद्दीपन से मिलती जुलती चीजों के लिए भी वो उसी प्रकार की अनुक्रिया करना शुरू कर देता है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे अल्बर्ट जो है चूहों को देखकर तो डर ही रहा था, अब वो खरगोश को देख के भी डर रहा है, अब वो किसी बुजुर्ग दाढ़ी वाले व्यक्ति को भी देख के डर रहा है, अब वो किसी फर वाले कपड़े वाले किसी गुड़िया या डॉल को देख के भी डर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये उद्दीपन सामान्यीकरण के अंतर्गत आती हैं। उद्दीपन सामान्यीकरण के बाद आता है विभेद। विभेद को समझिएगा भेद शब्द से, भेद करना। पावलव का ये एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है, ये प्रयोग जो है जिस चीज पर बल देता है वो है प्रयास। प्रयास का मतलब ट्रायल्स, और प्रयास से पावलव का कहना है कि जब इस प्रकार का उद्दीपन दिया जाए, जब इस प्रकार अस्वाभाविक उद्दीपन दिया जाए और उसके लिए अस्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, तो याद रखना साथियों, अगर बहुत बार प्रैक्टिस करवाई जाए उसको ये करने की, बहुत बार उसके साथ इस तरह की घटना की जाए, इस तरह की हरकत की जाए, तो कुत्ता जो है वो भेद करना शुरू कर देता है। यानी टाली बजाने से, जो अपने मंदिरों में होती है ना, टन 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 टन, टाली बजाने से अगर वो कुत्ता जो है वो खाना खा रहा है, उसको लार आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है वो लार अगर उस कुत्ते के सामने आप कोई साइकिल की घंटी बजा दो या कोई और कुछ इस तरह की ध्वनि निकालो, जो ध्वनि है अपने आप में उतनी तेज ध्वनि है लेकिन अलग तरह की है, नहीं आएगी। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड पर, मान लो 1000 हर्ट्ज की जो साउंड है उसके ऊपर वो कुत्ता, एक एक्सपेरिमेंटली मैं एक शब्द ले रहा हूं, मान लो 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि थी उसके ऊपर वो कुत्ता रिस्पॉन्ड कर रहा था। अब उसके सामने 900 हर्ट्ज की बजा रहे हो, उसके सामने 1200 हर्ट्ज की बजा रहे हो, अगर इतनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ तो कुत्ता अंतर करना शुरू कर देगा। यह बात कहता है विभेद। फिर शब्द आता है विलोप। विलोप जिसका मतलब होता है एक्सटिंक्शन। बहुत सरल सा है। मान लो उस कुत्ते के सामने भोजन रख ही नहीं रहे और टाली बजाते जा रहे हो, बोला ही सोचा रोटी आ रही है, टन 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 टाली बजा, 2 बार लार काट सी, 3 बार लार काट सी, 4 बार काट सी, पछा वो आप ही सोचा लगा कि बोले बादू बना रहे क्यों कोई नहीं करे, और वो ये अनुक्रिया जो है बंद कर देगा। इस संप्रत्यय को विलोप कहा जाता है कि पुनर्बलन ना देने पे या माफ कीजिएगा स्वाभाविक जो आपका उद्दीपक है उसको अनुपस्थित रखते हुए बार बार आप अस्वाभाविक जो उद्दीपक है वही देते जा रहे हो, बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक ही देते जा रहे हो और चाहते हो कि वो वैसी अनुक्रिया करे, एक समय तक करेगा फिर बंद कर देगा। लेकिन थोड़े समय के अंतराल के बाद अगर आप वापस अस्वाभाविक उद्दीपक दें, वापस घंटी बजाएं, तो संभावना है कि आंशिक रूप से वो वापस वैसी अनुक्रिया दे, अस्वाभाविक अनुक्रिया दे। और इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को एक शब्द दिया गया, वो है स्वतः पुनर्लाभ यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अचानक से आप कुछ करोगे और वो शायद सोच रहे कि यार केबरो अब काढ़े दे ही दे रोटी, घंटी बजा रही हो आग लोना, केबरो खुआ दे रोटी, तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। फिर एक और शब्द दिया गया है जिसका मतलब है पुनर्बलन।
पुनर्बलन जिसे कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। पावलोव ने रीइंफोर्समेंट शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पावलोव रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करते हैं, लेकिन यदि इस एक्सपेरिमेंट को रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन के दृष्टिकोण से समझा जाए तो उद्दीपक जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक पुनर्बलन ही तो है, वो उस व्यक्ति को प्रेरित ही तो कर रहा है। और ये पुनर्बलन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो भोजन की थाली है, जो भोजन की थाली है वो पुनर्बलन का काम करती है, भोजन की थाली पुनर्बलन का काम करती है इस एक्सपेरिमेंट में। आगे बढ़ते हैं। रिपीटेशन एंड कॉन्टिग्यूटी। रिपीटेशन का मतलब पुनरावृत्ति, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का है वो यही है कि थे सोचो कि एक बार ताली बजा दिया और कुत्तो भाई साहब करे लाग जाए, कौन करेगा? बार 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 उसके सामने इस चीज को दोहराना पड़ेगा ताकि उसके दिमाग में ये चीज फिट बैठे कि जब घंटी बजाई जाती है इसका मतलब मुझे भोजन परोसा जाता है। तो पुनरावृत्ति का मतलब है कि उस अनुक्रिया की, उस उद्दीपक की या उस पूरी प्रक्रिया की कई बार आपको पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, और जब आप बार बार उसकी पुनरावृत्ति करेंगे तब जाकर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल होगा। और समीपता जो है वो यही बात कह रही है कि किस प्रकार से आपके जो कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है, आपका स्वाभाविक उद्दीपक जो है और अस्वाभाविक उद्दीपक है, उसके बीच का जो समय अंतराल है वो कितना कम हो, वो एक दूसरे से कितने समीप हो, ताकि आपको वैसी अनुक्रिया मिले जैसी आप चाहते हो। यहां पर आप इससे जुड़े हुए, इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संप्रत्ययों को मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब आइए एक बहुत प्यारे से क्वेश्चन को देखते हैं जो रीट में पूछा गया था साल 2011 में। सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली फिर चमकती है। राजू बिजली की चमक देखकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? सरल सा सवाल। राजू जिसके सामने बिजली कड़की और बिजली कड़कने के साथ 2 घटनाएं हुई, पहला चमक और दूसरी आवाज। जाहिर सी बात है डर रहा किसे देखकर था? वो आवाज को देखकर डर रहा था। तो ये जो डरना है ये आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया। आपका आवाज जो है, जिसको हम कह सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। चमक जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपक थी, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही बिजली कड़कती वो चीखता, चिल्लाता, उछलता। थोड़ी देर बाद क्या हुआ माफ कीजिएगा, सिर्फ स्वाभाविक उद्दीपक तो देखने को नहीं मिला और अस्वाभाविक उद्दीपक हुआ, यानी सिर्फ बिजली चमकती हुई दिखी और उसको देखकर बालक उछला। कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगले प्रश्न पर आते हैं। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया और आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये किस चीज का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण। कैसे? सरल सी चीज है। पहले वो उस चीज को देखकर डर रहा था, उसको लेकर उसके मन में एक डर था, और धीरे 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 कंडीशनल स्टिमुलाई की वजह से, कंडीशनल रिस्पॉन्स की वजह से धीरे धीरे इस डर को कम कर दिया गया। दूरी कम हुई, डर कम हुआ, और इस वजह से राजू उनके साथ खेलने लगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का।
अगले सवाल पर आते हैं। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। विलोप, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। यानी कहने का मतलब है कि वो जो कुत्ता भोजन को देख के लार टपका रहा था, दरअसल कई बार वो जब सीढ़ियों से मालिक उतर के नीचे आ रहा था उसको देखकर भी वो लार टपका रहा था। अब मान लीजिए इस पूरे उदाहरण के अंदर घंटी को मैं हटा देता हूं और मैं ऐसे कहूं कि जो वो टीचर था वो गुनगुनाते हुए आता था और कुछ चुटकियां बजाते हुए आता था या अपने जूतों की आवाज करते हुए आता था और फिर वो भोजन देता था। ऐसी स्थिति में उसका सीढ़ियों से आना या उसका गुनगुनाना या उसका आवाज निकालना या उसका चुटकी बजाना किसके रूप में काम करेगा? ये अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में काम करेगा, ये कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में काम करेगा। और इस प्रश्न के अंदर तीसरा ऑप्शन अनुकूलित उत्तेजना क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक ही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार प्रश्न में अनुकूलित उत्तेजना आपको हो सकता है पहली दफा देखते ही आपको लगे कि ये क्या शब्द दिया गया है। ये कुछ नहीं कहा गया है, ये कंडीशनल स्टिमुलाई की ही बात कर रहा है, ये अस्वाभाविक उद्दीपक की ही बात कर रहा है। इसीलिए आप सवालों को रटने की बजाय थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उनको थोड़ा सा उनके साथ यूज टू होने की कोशिश कीजिए और फिर आप देखिएगा कि आपके सारे सवाल करेक्ट होंगे। यहां पर पावलोव के एक्सपेरिमेंट को लेकर जो हमारा आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। आइए एक बार बहुत फास्ट क्विक रिवीजन करते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले एक सवाल हमारे बीच में आया था कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं व्यवहार को किस प्रकार से प्रेरित करती हैं, और ये जो बात है ये बात कौन से व्यवहारवादी कहते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक कहते हैं? तो व्यवहारवादी ही कहते हैं। क्योंकि व्यवहारवादी क्या कहते हैं? व्यवहारवादी आनुवांशिकता को नकारते हैं। आनुवांशिकता को नकारते हैं तो ये सिर्फ व्यवहार की बात करते हैं, सिर्फ वातावरण से जनित कारकों की बात करते हैं। और ऐसे में जब बाहरी वातावरण से कोई कारक आपको प्रभावित करेगा तो जाहिर सी बात है वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, वो नकारात्मक भी हो सकते हैं, और ऐसी घटनाएं ही व्यक्ति पर प्रभाव डालेंगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमने जाना था कि साइकोलॉजी की जो स्कूल है उसमें बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे संप्रदाय। हमने संरचनावाद, प्रकार्यवाद, हमने बिहेवियरिज्म, इन सब को समझने की कोशिश की थी, और आज हमने सिर्फ बिहेवियरिज्म को डील किया था। बिहेवियरिज्म की जो प्रवर्तन है, जो स्थापना है, जो इसका प्रतिपादन जो है वो जेबी वॉटसन साहब ने किया था। जेबी वॉटसन जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान एक बहुत शानदार मनोवैज्ञानिक थे, और कहते हैं एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि आप मुझे 12 स्वस्थ नवजात शिशु ला कर दीजिए, मैं जो चाहूं वो उन्हें बना सकता हूं। ये बात करते हैं दूसरों के व्यवहार के अध्ययन की, कब क्यों कैसे ऐसे सवालों का जवाब देते हैं, और उन्हीं व्यवहारों के अध्ययन की बात करते हैं जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें नापा जा सके। फिर यहां पर एक प्रश्न आया था कि व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, और ये मैंने बताया आप लोगों को कि ये आपकी परीक्षा में बोनस था। क्यों बोनस था? आपके सामने उसका रीजन रखा गया। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हमने समझने की कोशिश की कि एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्हें 1904 में इस एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि एक स्वाभाविक उद्दीपक जिसे भोजन कहते हैं उसके साथ एक घंटी बजाई जाती है जिसे अस्वाभाविक उद्दीपक कहा जाता है, और इनको लेकर एक कुत्ता जो था उसकी अनुक्रिया जो थी वो स्वाभाविक थी, यानी घंटी और भोजन दोनों को देख के वो एक साथ क्या बोलते हैं लार टपकाता था। लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि भोजन उसके पास से हटा लिया गया, केवल घंटी बजाई, और उस स्थिति में, उस कंडीशनल स्टिमुलस में, उस अस्वाभाविक उद्दीपक की स्थिति में उस कुत्ते ने अस्वाभाविक अनुक्रिया की, यानी लार उस कुत्ते ने टपकाई। लर्निंग का यह सिद्धांत और इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय हम देखें उससे पहले एक चीज आई थी, फिर समझ लेते हैं। भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। घंटी की आवाज है स्वाभाविक उद्दीपक है, कुछ नहीं सुनने को मिला। घंटी की आवाज है स्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन उसके साथ अगर भोजन दिया गया तो लार जो स्वाभाविक अनुक्रिया है वो बिल्कुल प्रकट होगी, आएगी। अब जब सिर्फ घंटी की आवाज बजाई गई तब भी लार आई और इसे अस्वाभाविक अनुक्रिया कहा गया। इसको लेकर
जो आपके वॉटसन थे उन्होंने अपनी पत्नी रेने के साथ एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट किया अपने बेटे अल्बर्ट पर। क्या किया इन्होंने अपने ये जेबी वॉटसन वही हैं जिनकी अभी हमने तस्वीर देखी थी, जो कह रहे थे कि कोई भी नवजात शिशु ले दे और बिना बिगाड़ के दिलाऊ कर दूंगा। तो ये वही बात कह रहे हैं। ये इन्होंने अपने बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। क्या किया इन्होंने, वो जब चूहे के साथ खेलता था तो पीछे से एक ध्वनि निकाली, वो बच्चा चूहे से डरने लग गया और केवल चूहे से नहीं, वो बाकी सारे जीव जंतुओं से जो बिल्कुल उस तरह के दिखते थे, फर वाले थे, सफेद रंग के थे, जैसे खरगोश वगैरह, डरने लगे। इन सारे कंसेप्ट्स को लेकर हमने एक बेहद महत्वपूर्ण संप्रत्यय बनाने की कोशिश की। पहला संप्रत्यय जिसे हेनहेगर ने भी जिसका प्रवर्तन किया, कहते हैं कि कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस का जो समय है, यानी भोजन और घंटी, भोजन परोसने का और घंटी साथ में बजाने का जो समय है, वो ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत एकदम कम होना चाहिए। 0.5 सेकंड जो है ये एक स्टैंडर्ड समय माना गया। फिर उद्दीपन सामान्यीकरण, जो हमने अल्बर्ट के केस से देखा था कि बच्चा जो है वो सिर्फ चूहे से नहीं डर रहा, उससे जुड़ी हुई अन्य चीजों से भी डरने लग गया। हम इसे विद्यालय के केस में समझ सकते हैं उद्दीपन सामान्यीकरण की को, कि मान लीजिए किसी विद्यालय के अंदर कोई छात्र हैं जो किसी शिक्षक से नफरत करने लग जाए, बोले यार ये सर जो है ये मुझे पसंद नहीं है। अब फिर वो सर नहीं पसंद होंगे, उन सर के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, वो सर जो क्लास में पढ़ाएंगे वो भी आपको पसंद नहीं होगा, वो सर नॉर्मली अगर कुछ बात कहेंगे वो भी पसंद नहीं होगी, वो अगर सर के कोई दोस्त आपको मिल गए जो भी आपके टीचर के किसी, आपकी स्कूल के किसी टीचर से वो सर बात कर रहे हैं, तो आपको वो दूसरा वाला मास्टर भी पसंद आना बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उद्दीपन सामान्यीकरण के अंतर्गत ही आती हैं। फिर विभेद कहता है कि जब बहुत सारे प्रयास हों तो कुत्ता रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है कि ये स्तर की ध्वनि जो है ये तो मेरे काम की है, जिसमें लार प्रकट करनी है, अन्य अगर इधर उधर कोई और आवाज आ रही है तो मुझे कोई लेना देना उनसे नहीं है। विलोप का मतलब अगर बार बार आप अस्वाभाविक उद्दीपक ही देते रहेंगे और स्वाभाविक उद्दीपक या पुनर्बलन उसके सामने नहीं पेश होगा तो वो कुत्ता जो है वो अस्वाभाविक अनुक्रिया करना बंद कर देगा। किंतु इस स्थिति में भी कुछ समय के रुकने के बाद अगर आप वापस वैसी जो उद्दीपक उसे देते हैं तो संभवतः स्पॉन्टेनियस रिकवरी होने की, या जिसे हम कह सकते हैं पुनर्लाभ होने की, या एक बार फिर से हमें उस तरह की अनुक्रिया देखने की जो है हमें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी उसमें रहती है। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, इस पूरी प्रक्रिया में भोजन जो है वो पुनर्बलन के रूप में ही था जो उसे प्रेरित कर रहा था। पुनरावृत्ति या समीपता बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य तभी सफल होगा जब इसे बार बार किया जाए, बहुत बार किया जाए, और समीपता का मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतराल है वो कम रखा जाए। फिर एक सवाल हमने राजू का देखा था, खिड़की में बिजली चमकती है तो बिजली का कड़कना यानी उसकी आवाज जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन उसके साथ रोशनी दिखना अस्वाभाविक उद्दीपक है। बच्चे का उछलना स्वाभाविक अनुक्रिया है, लेकिन जब आवाज नहीं आई, सिर्फ रोशनी दिखाई दी, तो ऐसे में बच्चे का उछलना अस्वाभाविक अनुक्रिया है। यह शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत आता है, जिसे हमने अभी अभी समझने की कोशिश की। उसके बाद खरगोश का एक उदाहरण देखा। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया और आने वाले दिनों में धीरे धीरे दोनों की दूरी कम कर दी गई। यह भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ही है। अंतिम क्वेश्चन हमने देखा था कि पावलोव के प्रयोग में घंटी वाले जो स्थिति में कई बार जब वो जो व्यक्ति था, ऑनर था, वो सीढ़ियों से उतर कर नीचे आता था, तब भी कुत्ता इसी प्रकार की हरकत कर रहा था। तो ये कुछ और नहीं, ये कंडीशनल स्टिमुलाई ही है, ये अनुकूलित उत्तेजना ही है, जिसके चलते कुत्ता सीढ़ियों से आने वाली ध्वनि को भी समझने लगा कि अच्छा ये उतर के आ रहा है, इसका मतलब ये मुझे भोजन देगा। तो यहाँ पर हमने आज के सवाल किए। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपके लिए कारगर साबित होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में अपने कमेंट्स बताइएगा कैसा आपको ये लेक्चर, कैसी आपको ये सीरीज़ लग रही है। आप हमारे वीडियोज़ को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो हमारा मुहिम है, हमारा जो ये प्रयास है, ये सभी विद्यार्थियों तक पहुँचे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।